नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आइए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ का समय है 1770 से 1850 तक का। मित्रों, यह एक पाश्चात्य समीक्षक है विलियम वर्ड्सवर्थ, और यह भी एक चर्चित समीक्षक के रूप में जाने गए हैं। इनके परिचय को लेकर कुछ बात करते हैं। इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 में इंग्लैंड के कम्बरलैंड में हुआ था। उनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 में हुई थी। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज से वो स्नातक हुए थे। प्रकृति के अनन्य प्रेमी रहे मित्रों। मूल रूप में वर्ड्सवर्थ कवि है, और इसलिए उनका विशेष जो प्रेम है वो प्रकृति के प्रति रहा है, और इसलिए वह प्रकृति के अनन्य प्रेमी के रूप में भी पहचाने जाते हैं। सन 1795 में कोलरिज से उनका संपर्क हुआ था। कोलरिज और वर्ड्सवर्थ ने मिलकर जो ग्रंथ लिखा है उसी ग्रंथ के आधार पर वर्ड्सवर्थ के कुछ विचार हम जानेंगे। सन 1843 में इंग्लैंड ने उन्हें राजकवि की उपाधि यानी कि पोएट लॉरिएट की उपाधि प्रदान की है, और वर्ड्सवर्थ अंग्रेजी आलोचना में स्वच्छंदतावादी पद्धति के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। तो वर्ड्सवर्थ का जो समय रहा था वह उस समय जो साहित्य लिखा जाता था उसमें उन्होंने स्वच्छंदतावाद को प्रधानता दी, और उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर कुछ बातें अपने ग्रंथ में रखी है। सन 1798 में वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स का प्रकाशन किया। यह जो ग्रंथ है मित्रों, लिरिकल बैलेड्स, वह कहा ऐसा जाता है कि अंग्रेजी साहित्य में यह एक बहुत बड़ा ग्रंथ माना जाता है। भारतीय समीक्षा सिद्धांत में हम जब पाश्चात्य समीक्षा को लेकर बातें करते हैं तो लिरिकल बैलेड्स जो कोलरिज और वर्ड्सवर्थ के दोनों के सहयोग से ये ग्रंथ निकला है, और उस ग्रंथ के आधार पर उन्होंने कविता क्या है, कवि किसे कहेंगे, कविता की भाषा, शैली, कविता के विषय आदि को लेकर बातें की है। वर्ड्सवर्थ का प्रथम संग्रह सन 1793 में एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो प्रकाशित हुआ था। कुछ उनके कविता संबंधी विचारों को हम देखते हैं मित्रों। उन्होंने जो कविता को लेकर परिभाषा दी थी वह थी, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है, कविता बलवती भावनाओं का स्वतः स्फूर्त उच्छलन है, और उसका उद्भव शांति के क्षणों में स्मरण करते हुए आवेगों से होता है। कवि के लिए भावानुभूति ही नहीं, चिंतन भी आवश्यक है। मित्रों, परिभाषा को थोड़ा उद्घाटित करते हुए हम समझेंगे इस बात को कि वर्ड्सवर्थ काव्य में बलवती भावों के सहज उच्छलन की बात कहते हैं। उनका आशय यही है कि श्रेष्ठ कविता में मानव जीवन के बहुविध पक्षों को अपने भीतर समेट सके, जीवन को उसकी पूर्णता में चित्रित कर सके, क्योंकि कवि का काम जीवन की व्याख्या करना है। सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि कविता में कवि जीवन की व्याख्या को प्रस्तुत करता है। इसीलिए वर्ड्सवर्थ मानते कि कोई भी कविता हो बलवती भावनाओं का स्वतः स्फूर्त उच्छलन है, और यह बात हम सब जानते हैं कि कवि कविता तभी बनाता है कि जब उसके मन में पावर ऑफ फीलिंग्स उत्पन्न होगी, यानी कि बलवती भावनाएं कि वो भी स्वतः स्फूर्त उच्छलित होती है, और वह उठी हुई भावनाएं यानी पावरफुल फीलिंग्स जब उद्घाटित हो रही है तो वो शांति के क्षणों में जब स्मरण करता है, उन आवेगों को जब वह पंक्तिबद्ध करता है, वह उसकी कविता होती है। और इसलिए वर्ड्सवर्थ ने काव्य सृजन की प्रक्रिया के बारे में बड़ी गहराई से चिंतन भी किया है मित्रों। उनके अनुसार सबसे पहले कवि को किसी वस्तु, घटना, स्थिति, व्यक्ति आदि का इंद्रिय बोध होता है। सीधी सी बात है, कविता ऐसे तो नहीं बनती मित्रों।
हम सब जानते हैं कि कविता बनती है तो बहुत सारी प्रक्रियाएं काम करती है, और इसीलिए जैसे कोई वस्तु, घटना, स्थिति, व्यक्ति आदि का इंद्रियबोध होना, और बाद में जब वह वस्तु अदृश्य हो जाती है तो शांति के क्षणों में वह अपनी उस मानसिक प्रतिक्रिया का स्मरण करता है जो कि उस वस्तु, घटना आदि के इंद्रिय बोध के समय उसके मस्तिष्क में हुई थी। धीरे धीरे वह समुची प्रतिक्रिया को पुनः जागृत कर देता है और उसे ही हम कविता कहते हैं या कविता में वह व्यक्त करते हैं। तो मैं मानता हूं कि मित्रों आपको कविता संबंधी जो परिभाषा है वो अच्छी तरह से समझ में आई है। आइए आगे हम देखते हैं कि उन्होंने माना है कि कविता में अनिवार्य रूप से महान उद्देश्य होना चाहिए। कोई भी बात, कोई भी रचनाकार है जब अपनी रचना को तैयार करता है तो वो एक उद्देश्य को लेकर ही अपनी रचना बनाता है। कभी भी जब कविता बनाएगा तो उसमें महान उद्देश्य रखेगा। वर्ड्सवर्थ यही कहना चाहता है कि जो महान उद्देश्य वाली रचना होगी वही महान कविता कहलाती है, अन्यथा नहीं। और इसीलिए वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि कविता को मानव प्रकृति की सुरक्षा चट्टान कहा है उन्होंने। कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि कविता क्या है, तो मानव प्रकृति की सुरक्षा चट्टान है जो हमें गिरने से बचाती है। इसलिए वर्ड्सवर्थ ने कवि को उन्नतिकारक और सुरक्षित कहा है। उनके अनुसार कविता सभी ज्ञानों में प्रथम और अंतिम ज्ञान है। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर उत्कृष्ट रचना होगी तो मनुष्य को, पाठक को गिरने से बचाती है। और इसीलिए वर्ड्सवर्थ कवि को एक उन्नतिकारक और सुरक्षित व्यक्ति बताता है, क्योंकि वही कवि महान कहलाता है जो अपनी रचना में महान उद्देश्यों को लेकर आता है, यानी कि वह मनुष्य की उद्ध्रुव गति को सिखाने की या उसके प्रति उसे आकर्षित करने की सीख देता है। और उनके अनुसार कविता सभी ज्ञानों में प्रथम और अंतिम ज्ञान है। वर्ड्सवर्थ ने इतना बड़ा वाक्य बता दिया कि कविता तो सभी ज्ञानों में प्रथम और अंतिम है, यानी कविता के आगे न पीछे कुछ है, ऐसा ही हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। मित्रों, उन्होंने कवि किसे कहते उसके ऊपर भी बात की है। तो वो मानते हैं कि कवि एक मनुष्य होता है और वो मनुष्य से बात करता है। कितनी बड़ी बात है, मनुष्य ही है कवि, और सीधा वह मनुष्य से ही बात करे, यानी कि उसकी कविता में मानव जीवन तो आना ही चाहिए। किंतु कवि साधारण मनुष्य नहीं होता है, वरन उसमें सामान्य मानव प्रकृति की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ संवेदना शक्ति है, अधिक उत्साह और अधिक सुकाम है। सीधी सी बात है, हर कोई कवि नहीं बन सकता है, हम सब जानते हैं मित्रों। और इसीलिए वर्ड्सवर्थ ने बिल्कुल सही कहा है कि कवि साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, उसमें मानव प्रकृति की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ संवेदना शक्ति होगी, यानी उसमें संवेदनाएं होगी तो ही वह काव्य पंक्तियां बना सकता है। उसमें उत्साह होगा, उसमें सुकुमार्य का भाव होगा तो ही यह अच्छी सी रोमानी भावबोध वाली कविताएं दे सकता है। और कभी ऐसा मनुष्य होता है जो अन्यों की अपेक्षा अपनी जीवन शक्ति में अधिक आनंद भी पाता है। कवि अपनी एक अलग दुनिया में रहता है। हम कहते हैं कि कवि की दुनिया अलग होती है, और इसीलिए उसकी अपेक्षा जो होती है वह ज्यादातर जीवन शक्ति में अधिक आनंद को प्राप्त करने की बात को करता है। और वर्ड्सवर्थ ने यही कहा कि कवि जो होता है वह सामान्य मनुष्य से अलग होता है। और इसीलिए वो आगे भी कहते हैं कि कवि जन साधारण की ही भाषा में अभिव्यक्ति करता है। कठिन अगर भाषा होगी तो उसकी कविता दुरूह हो जाएगी, कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा, न किसी के समझ में आएगी। इसलिए जन साधारण की भाषा में अगर कविता होगी या अभिव्यक्ति होगी तो वो तुरंत पाठक के समझ में आ सकती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता मानव मन की निधि भी है और भौतिक विलास नहीं है। सीधी सी बात है, मानव मन की निधि है, खजाना है। बौद्धिक विलास के लिए कोई कवि कविता नहीं बनाता है, और अगर जो कवि बौद्धिक विलासता को लेकर ही मात्र कविता बनाता है तो उसकी कविता असफल सिद्ध हो जाएगी। और इसीलिए वह कहते कवि को लेकर के कविता में जन जन की संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। सीधी सी बात है, कवि संवेदनशील प्राणी है,
तो वो जन जन की संवेदनाओं को अभिव्यक्त करेगा। वह एक हृदय की दूसरे हृदय से सीधी वार्ता है। इसीलिए वर्ड्सवर्थ कवि को चेताता भी है और कहता है कि लेकिन कवि कवियों के लिए नहीं लिखते, जन साधारण के लिखते हैं। यह चेतावनी ऐसे लोगों के लिए है मित्रों कि जो लोग अपने आप के लिए बातें करते हैं, लेकिन सच्चा कवि होता है वो समाज को लेकर, अपने देश को लेकर, अपने गांव को लेकर, अपने प्रकृति को लेकर, अपने मानव जीवन को लेकर ही लिखता है। और अगर कोई अपने व्यक्तिगत बातों को लेकर लिखता है तो वो कवि नहीं कहलाता है। यह वर्ड्सवर्थ की दृष्टि में दिखाई देता है। वर्ड्सवर्थ प्रकृति और सौंदर्य के निकट संपर्क का भी आग्रह करता है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि वर्ड्सवर्थ प्रकृति प्रेमी कवि है और इसीलिए उन्होंने प्रकृति और सौंदर्य के निकट संपर्क को भी बहुत ही आग्रहपूर्वक बात में लिया है। और उनके दृष्टि से यह है कि जो प्रकृति और सौंदर्य के निकट रहकर कविता करता है वही सच्चा कवि है। उनका मानना है कि कवि की अनुभूति जितनी अधिक निश्चल और सच्ची होगी, उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही सशक्त और समर्थ होगी। सीधी सी बात है कि अनुभूति जितनी निश्चल होती है, सच्ची होती है, अभिव्यक्ति उतनी ही पावरफुल होती है। और उनका यह भी मानना है, एक उदाहरण के रूप में वो कहते हैं कि शोक गीत लिखने वाला कवि जब तक पूर्ण संवेदनात्मक शोक गीत नहीं लिख सकता, जब तक कि वह स्वयं शोक विवल न हो चुका हो। सीधी सी बात के शोक गीत लिखना एक कठिन बात है। फिर पहले तो कवि को खुद को उस शोक में विवल यानी कि उसका अनुभव करना पड़ेगा, तो ही वह संवेदनाओं को जागृत कर सकता है। इसी प्रकार सौंदर्य का वर्णन भी वही कवि कर सकता है जिसने निकट से सौंदर्य को निहारा। सौंदर्य को देखने वाला, उसको पीने वाला ही उसका वर्णन सच्चा और सही कर सकता है, क्योंकि अनुभूति के साथ साथ उसकी अभिव्यक्ति भी समर्थ और सशक्त होनी ही चाहिए। अनुभूति होगी तो अभिव्यक्ति समर्थ और सशक्त होगी ना। हम घर में बैठे सौंदर्य की बातें करें तो वो उतना प्रभावशाली नहीं बनता है, लेकिन जो सौंदर्य के निकट गया होगा, उसके आंखों के सामने वो प्रकृति बिखेरी हुई दिखाई देती होगी जिसमें सौंदर्यता भरपूर पड़ी है, अगर वो उसे निहार कर कविता बनाता है, क्योंकि उसे अनुभूति हुई मित्रों, और वो अनुभूति के साथ जब अभिव्यक्ति को वह पंक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है तो वह समर्थ और सशक्त रचना बन जाती है मित्रों। और कवि को लेकर जो बातें उन्होंने की, तो उन्होंने काव्य और कल्पना की बात को लेकर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। वर्ड्सवर्थ ने कल्पना की एक नहीं अनेक परिभाषाएं देकर वस्तुतः उसकी महत्ता की ही प्रतिष्ठा की है। उनका मानना है कि कल्पना एक ऐसी मानसिक शक्ति है जिसके माध्यम से कवि विशिष्ट घटना, वस्तु अथवा स्थिति में सार्वभौमिकता का समावेश कर देता है। कल्पना तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कल्पना के माध्यम से कवि बहुत सारी चीजों को, घटनाओं को, स्थितियों को सार्वभौमिकता के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। कल्पना कवि की एक ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वह इस बहुरंगी जगत में एकता और एकता में विविध उत्पन्न करवा सकता है। यानी कल्पना तो होनी ही चाहिए। उनका मानना है कि काव्य में कल्पना हो तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन वह ऐसी हो जो ठोस भूमि पर हो। और उन्होंने काव्य प्रयोजन को लेकर भी कुछ बातें बताई है मित्रों। उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन पाठकों के भावात्मक धरातल को परिशुद्ध करना है, ताकि उनके सोचने विचारने का ढंग अधिक संयत, विवेकपूर्ण और संतुलित हो सके। कोई भी कवि जब काव्य लिखता है तो उसके कुछ न कुछ प्रयोजन होते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रयोजन हो तो पाठक को भावात्मक धरातल को परिष्कृत करना है, यानी सोचने विचारने का ढंग अधिक संयत, विवेकपूर्ण होना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात वो करते हैं। कविता निष्प्रयोजन नहीं बल्कि प्रयोजन युक्त होनी चाहिए। वो तो मैंने आपको बताया कि कोई भी रचना अगर प्रयोजन के साथ होती है तो सफल होती है, निष्प्रयोजन वाली रचना असफल मानी जाएगी। कविता की सफलता इस बात में भी होनी चाहिए कि वह पाठकों को संवेदनशील बनाए। मैंने कहा ना मित्रों,
कि कविता पढ़ता हो पाठक और वह भी उस बहाव में चला जाए जहाँ पर कवि उसे ले जाना चाहता है, तो वही कविता सफलता को चूमती है और वही कवि भी सफल माना जाता है। कविता में मानव जीवन के सर्वांगीण उन्नयन की बात भी होनी चाहिए। उन्होंने आगे प्रयोजन में ये बात भी बताई कि मानव जीवन की सर्वांगीण उन्नति यानी उन्नयन की बात भी, कोई भी रचना अगर मानव जीवन को लेकर बात करती है तो उसके सफलतम रूप को बताने का प्रयास करती है। तो ये प्रयोजन हर कवि की रचना में होना चाहिए, ऐसा वर्ड्सवर्थ का मानना है। कविता में आनंद का तत्व भी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, उनका मानना है। वर्ड्सवर्थ काव्य में छंदों के प्रयोग को भी समर्थन करते हैं। वह कविता का प्रयोजन मानव जीवन के उन्नयन एवं आनंद के अतिरिक्त समस्त ज्ञान आदि और अंत में भी मानते, यानी ज्ञान भी देती होनी चाहिए वह कविता, ऐसा उनका मानना है। उनके अनुसार कविता पाठक को केवल आनंदित ही नहीं करती, अपितु उसके ज्ञान में वृद्धि भी करती है। सीधी सी बात है, कविता जब होती है तो वो ज्ञान को भी प्रस्तुत करती है। मात्र आनंद के लिए लिखी गई रचनाएं अलग रूप धारण करती है। उन्होंने भाषा और शैली पर भी बात की है कि कविता में कैसी भाषा और शैली होनी चाहिए। उनके अनुसार भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए, हृदय की तीव्र भावावेग को अभिव्यक्त करने में समर्थ हो, जिसमें आडंबर न हो, अर्थात जो प्राकृतिक एवं सार्वभौम हो। संक्षेप में कहूँ मित्रों तो भाषा सरल, सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए, जो सबकी समझ में आ जाए, हृदय में तीव्र गति से वो अभिव्यक्ति को प्राप्त कर ले। भाषा में आडंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो रचना असफल हो जाती है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार कविता की भाषा, भाव, अनुभूति को व्यक्त कर दे तो वह सफल ही है। जरूरी नहीं कि उसके शब्द अलंकारिक हो, उत्कृष्ट भाषा प्रयोग नहीं होना चाहिए। सीधा उन्होंने कह दिया कि भाषा में अलंकारिक शब्द अगर नहीं होंगे चल जाएगा, लेकिन क्लिष्ट भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वह भाषा होनी चाहिए जो भाव अनुभूति को व्यक्त कर देती हो, तो वह रचना सफल हो जाती है। उन्होंने वह बात की, मुझे याद आ रही है अपने ही निराला की एक पंक्ति कि वह आता दो टूक कलीजे की करता, पछताता पथ पर आता। यह जो कविता है उसकी भाषा देखे मित्रों बिल्कुल सरल है, सटीक है, स्पष्ट है। क्यों? यहाँ कोई भी क्लिष्ट शब्द का प्रयोग नहीं, अलंकार का भी प्रयोग, पर भाव और अनुभूति को जबरदस्त व्यक्त करती है। कि एक शब्द चित्र आता है भिक्षुक का कि वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। मैं आगे आपको बता रहा हूँ, पेट पीठ मिलकर है दोनों एक, चल रहा लकुटिया टेक। देखिए कैसा अद्भुत शब्द चित्र है। यहाँ कोई अभिव्यंजना नहीं, कोई अलंकारिक बात नहीं है, पर भाव है। एक भिखारी है और वो कैसे आ रहा है, कवि ने शायद उसे देखा है इलाहाबाद के पथ पर। तो उस कविता का ये उदाहरण मैंने यहाँ रखा है कि जिसमें कोई भी चढ़ावा नहीं किया गया अलंकारिक शब्दों का, पर भाव को बिल्कुल तटस्थ रूप में वह अभिव्यक्त करती पंक्तियां है। तो ऐसी कविता भी सफल हो जाती है मित्रों। और शैली को लेकर भी उन्होंने कहा है कि कृत्रिम एवं आडंबर पूर्ण शैली पाठक को चमत्कृत तो कर सकती है, किंतु उसके मन की गहराइयों का स्पर्श नहीं कर सकती। यानी कृत्रिम और आडंबर शैली बिल्कुल प्रयोग में आनी नहीं चाहिए। चमत्कृत भले कर दे ऐसी शैली, लेकिन पाठक के मन की गहराई को स्पर्श नहीं कर सकती। यानी कि शैली भी विषय के अनुकूल होनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। यही उनका कहने का भाव है। वे कहते कि वे सहज, स्वाभाविक और छंद तथा लयात्मक पूर्ण शैली के आग्रही थे। उन्होंने कहा था कि शैली कैसी होनी चाहिए, सहज, स्वाभाविक और छंद का भी प्रयोग हुआ है तो वह लयात्मक पूर्ण शैली में ही आने चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर मित्रों कवि और कविता की भाषा, कविता के विषय को लेकर जो बात बताई वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जो उनके विचार है उसके बारे में जानकारी मिलेगी और
आप लोगों को मैं आगे नए वीडियो में मिलूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल MG पर आप ज़रूर ऐसे अनेकों वीडियो देख सकते हैं जो पढ़ाई को लेकर है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आगे हम और एक नए पॉइंट और नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।